हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हम वेल्डिंग के जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहे थे उसका ही पार्ट 2 है। हमने पिछले लेक्चर में इसके 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम 50 क्वेश्चन से आगे के डिस्कस करेंगे। सो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत एमसीक्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके प्रत्येक टेक्निकल एग्जाम में हेल्प करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन से जो पिछली वीडियो क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन था कि इन स्टेट पोलिट्री बिल्डिंग रिजु ध्रुवीयता बिल्डिंग में क्या होता है। तो जो हमारी दो प्रकार की पोलरिटी होती है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देख लीजिए। हमने 7-8 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। पूरी प्लेलिस्ट की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। तो इसका क्या आंसर होगा आप कमेंट करिए। मैंने पिछली लेक्चर में आपको बताया था। देखिए, हमारी दो प्रकार की पोलिट्री होती हैं, एक होती है स्ट्रेट, एक होती है रिवर्स। जो हमारी स्ट्रेट पोलिट्री जो होती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो हमारा होता है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, और हमारा जो वर्क होता है, जो हमारा जॉब होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। और जो हमारा रिवर्स पोलिट्री होती है उसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा गाइज, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर। इसमें देखिए, इसमें बोला जा रहा है रिवर्स पोलिट्री में क्या होगा। तो रिवर्स पोलिट्री मैंने आपको अभी बताया कि इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड द वर्क इज नेगेटिव टर्मिनल से आपका जुड़ा रहेगा। ठीक है, वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोड क्या था, नेगेटिव में जुड़ा था, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव में जुड़ा है। तो यहाँ पर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पर बोला जा रहा है द मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कोल्ड। इलेक्ट्रोड पर परत चढ़ाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ जो चढ़ा होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं फ्लक्स। डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर जो हमारा पदार्थ जो चढ़ा होता है, जिसे हम फ्लक्स कहते हैं, जो कि हमारा गलाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर। देखिए, वेल्डिंग की बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन है। आपका वेल्डिंग चैप्टर फिटर टर्नर मशीनिस्ट स्टूडेंट्स का वेल्डिंग चैप्टर वीक रहता है, तो आपके लिए एमसीक्यू जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो अच्छे से पढ़िए, नोट करते चलिए। मेरे आंसर देने से पहले अगर आपको आंसर पता तो कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पर। रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड गैस वेल्डिंग इज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ध्यान से पढ़ना और नोट कर लेना हो सके तो। इसमें बोला जा रहा है कि जो हमारी ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग होता है उसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस का अनुपात क्या होता है। तो 1:1 में दोनों मिली होनी चाहिए। अगर हमारे ऑक्सीजन की मात्रा जब ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होती है, कम मात्रा में ऑक्सीजन होती है, तो वहाँ पर हमारी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बन जाती है। और अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है, तो वहाँ पर हमारी कार्बोडाइजिंग फ्लेम बनती है, जो कि अलग अलग क्रिया करने के लिए अलग अलग फ्लेम का यूज किया जाता है। और आपकी जो 1:1 में जो हम मिलाते हैं इनका मिश्रण, ये हमारी न्यूट्रल फ्लेम होती है, जिसका हम ज़्यादातर यूज करते हैं गैस वेल्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर। बोला जा रहा है इन आर्क वेल्डिंग आर इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क बाय। चिंगारी वेल्डिंग में यहाँ पर बोल रहा है, चिंगारी वेल्डिंग में यानी कि इलेक्ट्रोड और कार्य के मध्य चिंगारी इसके द्वारा होती है। जो चिंगारी उत्पन्न होती है वो किसके द्वारा होती है। जो हमारी वेल्डिंग में चिंगारी उत्पन्न होती है किसके द्वारा होती है, तो वो होती है हमारी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, यानी कि संपर्क प्रतिरोध के कारण उसमें जो चिंगारी उत्पन्न होती है वो संपर्क प्रतिरोध के कारण होती है। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर। बोला जा रहा है व्हाट इज द वेल्डिंग रॉड यूज्ड फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम प्लेट्स। जब एल्यूमिनियम प्लेट्स पर वेल्डिंग करेंगे तो कौन सी वेल्डिंग रॉड का यूज करेंगे, तो वहाँ पर हम शुद्ध एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम की रॉड का यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, जिस मेटल पर हम वेल्डिंग करते हैं उसी मेटल की हमको इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम एल्यूमिनियम पर वेल्डिंग यहाँ पर करने की बात कर रहे हैं, तो हमको शुद्ध एल्यूमिनियम की वहाँ पर इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ेगी। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर।
द ऑक्सीएस्टिलीन गैस यूज्ड इन गैस वेल्डिंग प्रोड्यूस हाईएस्ट फ्लेम टेम्परेचर। जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है फ्लेम का वो कितना होता है? तो हमारी जो ऑक्सीएस्टिलीन गैस जो न्यूट्रल फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो होता है सबसे ज़्यादा 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद रखना है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर देखिए, वेल्डिंग से डीआरडीओ प्रत्येक जो भी डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर वेल्डिंग से गलत हो जाते हैं, क्योंकि फिटर टर्नर मशीनिस्ट वालों का ये वेल्डिंग चैप्टर है कमज़ोर रहता है, वीक रहता है। इसलिए आप एमसीक्यू क्वेश्चन को पूरा देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो आपको बहुत सारे हेल्पफुल क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आप याद करके अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 57 है, बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड फॉर प्री हीटिंग इन द वेल्डिंग। वेल्डिंग में पूर्व तापन निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है? तो प्री हीटिंग सबके लिए उपयुक्त है, चाहे आपका कास्ट आयरन हो, चाहे आपका स्टील हो, चाहे आपका हाई कार्बन स्टील हो। ऑल ऑफ दीज हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्री हीटिंग हमको सभी मेटल की करनी पड़ती है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर ध्यान से पढ़िएगा क्या बोला जा रहा है। द गैस फ्लेम कंटेनिंग यहाँ पर बोला जाए रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देन एस्टिलीन इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। मैंने आपके लिए अभी बताया था कि जब हम ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा कर देते तो कौन सी फ्लेम बनती है। देखिए, मैंने अभी आपके लिए बताया था कि जब भी हम ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा करते हैं वहाँ पर हमारी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनती है। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 59 में बोला जा रहा है द गैस फ्लेम कॉन्टेनिंग रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑफ एसिटिलीन देन ऑक्सीजन इज कॉल्ड। जब हम एसिटिलीन की मात्रा ऑक्सीजन से ज़्यादा करते हैं तो हमारी कौन सी फ्लेम बनती है? मैंने अभी आपके लिए बताया, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। वहाँ पर हमारी कार्बोराइजिंग फ्लेम बनेगी, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर, 60 में क्या बोला जा रहा है? फॉर यूज इन ऑक्सीएस्टिलीन गैस वेल्डिंग ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय। जो ऑक्सीएस्टिलीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन पैदा की जाती है, किसके द्वारा ऑक्सीजन पैदा करते हैं? तो गाइज हम हवा के विद्युत अपघटन से ऑक्सीजन पैदा करते हैं, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर। अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लग रहे हैं, वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट किया करिए। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, अपडेट प्राप्त करने के लिए, संडे लाइव टेस्ट देने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक डीआरडीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं किए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी गई, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपके आने वाले सेप्टेम्बर 10 के जो डीआरडीओ का सेप्टेम्बर 10 का एग्जाम होने वाला आपके लिए बहुत हेल्प होगी। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, यहाँ पर देखिए विच ऑक्सीएस्टिलीन वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर थिकर मटेरियल। कौन सी ऑक्सीएस्टिलीन गैस वेल्डिंग को मोटे पदार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर हम राइट बट वेल्डिंग का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर हमारा थिकर मटेरियल होगा वहाँ पर हम राइट बट वेल्डिंग का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर, विच ऑक्सीएस्टिलीन वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर थिनर मटेरियल के लिए हम उल्टा हो जाएगा, जस्ट लेफ्ट बट वेल्डिंग का यूज करेंगे, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर, एस्टिलीन इज स्टोर्ड इन गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर में एस्टिलीन किस फॉर्म में होती है? तो हमारी लिक्विड के फॉर्म में होती है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर, विच फ्लेम इज यूज्ड फॉर गैस कटिंग। निम्न में से कौन सी ज्वाला गैस कटिंग के लिए यूज की जाती है? तो भैया जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो होती है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो गैस कटिंग के लिए यूज की जाती है। मैंने अभी आपके लिए बताया सभी फ्लेम का अलग अलग यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर, ऑक्सीएस्टिलीन गैस वेल्डिंग प्रोसेस इज टाइप ऑफ। ऑक्सीएस्टिलीन गैस वेल्डिंग एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है? तो ये हमारी फ्यूजन वेल्डिंग है, गलन वेल्डिंग प्रक्रिया है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे वेल्डिंग के 65 क्वेश्चन थे, जो कि मैंने 50 क्वेश्चन आपको पहले वाले लेक्चर में करा दिए थे, एंड फिर जो 15 क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे मैंने इस लेक्चर में कंप्लीट करा दिए। जो हमारे ड्रिलिंग एंड रीमर का चैप्टर चल रहा था उसके मैंने 50 क्वेश्चन इसके पिछले लेक्चर में करा दिए, तो उसके 50 क्वेश्चन और बचे हुए जो कि हम इसी वीडियो में इंक्लूड कर देते हैं, तो आपके दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। सो वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए, मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन और करा देता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए चलते हैं हमारे ड्रिलिंग एंड रीमिंग के चैप्टर की ओर। जो हमारे ड्रिलिंग के यहाँ पर 50 क्वेश्चंस के आगे की हमको जो लेक्चर में कंप्लीट करने थे, मैंने पिछले लेक्चर में 50 क्वेश्चंस आपको ड्रिलिंग के करा ही दिए थे। वेल्डिंग के बाद हमारा जो टाइम बचता है हम उसमें जो ड्रिलिंग हमारे 50 क्वेश्चंस से आगे क्वेश्चन बचे हुए थे उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। सॉरी गाइस,
मैंने आपको लिए 50 नंबर क्वेश्चन करा दिया था। इसमें 50 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा था कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती, तो हमको कास्ट आयरन की जब भी हम ड्रिलिंग या रीमिंग कटिंग कुछ भी करते हैं तो हमको कूलेंट की ज़रूरत नहीं होती है। 51 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है, द रिलीफ एंगल गिवन बिहाइंड द कटिंग लिप्स इज कॉल्ड। गाइस जितने भी जो एंगल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको आप ज़रूर से अच्छे से पढ़िए, याद रखिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, पूछे गए हैं। ये ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एंगल से रिलेटेड। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कटिंग लिप्स के पीछे की ओर दिए गए रिलीफ एंगल को क्या कहते हैं। गाइस ध्यान रखिए, रिलीफ एंगल, तो जो कटिंग एज के पीछे हम रिलीफ एंगल जो देते हैं उसे हम कहते हैं लिप क्लियरेंस एंगल। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द एंगल ऑफ ड्रिल ग्राइंडिंग गेज। ध्यान से पढ़िएगा, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण पूछ रहा है, ना कि ड्रिल एंगल गेज का। ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का जो हमारा कोण होता है वो होता है 59 डिग्री, क्योंकि हमको जब ड्रिल को हम जब ग्राइंड करते हैं तो जो हमारे लिप होते हैं उनको 59 डिग्री पर हम ग्राइंड करेंगे तो हमारा पॉइंट एंगल बनेगा 118 डिग्री। तो जो हमारा ड्रिल ग्राइंडिंग गेज होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ये जो कोण होता है वो होता है 59 डिग्री का। ठीक है, इससे हम चेक कर लेते हैं। तो 59 डिग्री का कोण हमारा यहाँ पर होता है, और ड्रिल एंगल गेज जो होता है वो होता है हमारा 121 डिग्री का। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर, द प्रोसेस ऑफ यहाँ पर बोल रहा है इनलार्जिंग द एंड ऑफ इन एग्जिटिंग होल टू एकोमोडेट द हेड फॉर सॉकेट स्क्रू इज कॉल्ड। सॉकेट हेड स्क्रू के हेड को स्थान देने के लिए पहले से बने सुराख के सिरे को बड़ा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो सॉकेट हेड स्क्रू के हेड को स्थान देने के लिए जो प्रक्रिया हम करते हैं वो उसे बोलते हैं काउंटर बोरिंग। ध्यान रखना गाइज, काउंटर बोरिंग। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर, द प्रोसेस ऑफ वेबलिंग द एंड ऑफ एग्जिटिंग होल इज कॉल्ड। पहले से बने सुराख के सिरे की वेबलिंग करने के लिए हम कौन सी प्रक्रिया करते हैं। तो वहाँ पर हम करते हैं गाइज स्पॉट फेसिंग। क्या करते हैं? स्पॉट फेसिंग। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर, अ वेज लाइक टूल इज यूज्ड फॉर, यहाँ पर हो जाएगा यूज्ड फॉर रिमूविंग द टेपर सेंक टूल्स फ्रॉम द नोज ऑफ द मशीन स्पिंडल। वाट भैया, जो हमारा टूल यूज किया जाता है मशीन स्पिंडल के नोज से सेंक को निकालने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भैया ड्रिल ड्रिफ्ट। यहाँ पर डी ऑप्शन हमको मिल जाता है, ड्रिल ड्रिफ्ट। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर, ड्रिल स्लीव इज यूज्ड व्हेन द टेपर सेंक ऑफ द ड्रिल इज। ड्रिल स्लीव का यूज कब करते हैं? देखिए, ड्रिल स्लीव जो होती है, ड्रिल स्लीव एंड ड्रिल सॉकेट आपको ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ड्रिल स्लीव हम कब यूज करते हैं, ड्रिल सॉकेट हम कब यूज करते हैं? देखिए, ड्रिल स्लीव हम तब यूज करते हैं जब हमारा जो ड्रिल का डाया जो होता है, ड्रिल बिट का जो डाया होता है वो 12 mm से ज़्यादा होता है। ठीक है, 12 mm से ज़्यादा होता है, उसके लिए हम ड्रिल स्लीव का यूज करते हैं। यानी कि जो हमारी ड्रिलिंग मशीन का स्पिंडल है उससे तो डाया कम है, 12 से ज़्यादा, वहाँ पर हम ड्रिल स्लीव का यूज करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा स्मॉलर देन द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल की अपेक्षा छोटी होती है। ठीक है, यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ड्रिल सॉकेट जो होता है उसमें क्या होता है भैया, बड़ी होती है। क्या होता है? देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है ड्रिल सॉकेट इज यूज्ड व्हेन द टेपर सेंक ऑफ द ड्रिल। ड्रिल सॉकेट का प्रयोग तब किया जाता है जब मशीन के स्पिंडल की अपेक्षा छोटी होती नहीं, मशीन के स्पिंडल की अपेक्षा ड्रिल बिट बड़ी होती, तब हम क्या करते हैं, ड्रिल सॉकेट का यूज करते हैं। ड्रिल सॉकेट कुछ इस प्रकार की होती है, मैं यहाँ पर आपके लिए बता देता हूँ। अगर आपके लिए नहीं पता तो मैं आपके लिए यहाँ पर बना के बता देता हूँ। इस प्रकार होती है। ये जो टेपर सेंक होती है ये हमारी ड्रिल स्पिंडल में यहाँ पर फिट होती है, और यहाँ पर हमारी जो ड्रिल बिट है जिसकी सेंक बड़ी है तो उससे हम यहाँ पर फिट कर लेते हैं। इस प्रकार हम फिट करने के बाद उसको चलाते हैं तो आराम से हमारी प्रक्रिया प्रोसेस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड द स्ट्रेट सेंक ड्रिल हैविंग डायमीटर लेस देन 12 mm। 12 mm से कम के व्यास को पकड़ने के लिए हम ड्रिल चक में आसानी से पकड़ सकते हैं, और ड्रिल जब हमारा 12 mm से ज़्यादा होता है तो उससे हमको सॉकेट स्लीव का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ड्रिल चक। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन समझते हुए पढ़ना ताकि आप कभी भूलो ना और आपको हमेशा याद बने रहें।
क्वेश्चन में आपके काम आए। क्वेश्चन नंबर 59 है, बोल रहा है कि द रेट ऑफ फीड डिपेंड्स अपॉन, फीड की दर किस पर निर्भर करती है? तो फीड की दर हमारी सभी पर निर्भर करती है। अब आवश्यक फिनिश, हमको फिनिश किस प्रकार की चाहिए? मटेरियल ऑफ ड्रिल, ड्रिल का मटेरियल कौन सा है? मटेरियल टू बी ड्रिल की जाने वाली धातु कौन सी? तो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव हमारा सही, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 60 है, Which among the following is not the factor for selection of cutting speed and feed for reaming hole with a machine reamer? जब भी मशीन यानी कि जो मशीन रीमर के द्वारा हॉल की रीमिंग करने के लिए कटिंग स्पीड व फीड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर यहाँ पर मायने नहीं रखता है? तो जो हमारा रीमर का मटेरियल जो होता है, रीमर का मटेरियल वहाँ पर मायने नहीं रखता है, तो यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर हो जा, नहीं रीमर का मटेरियल सॉरी गाइज मायने रखता है, हमारा बी तो सही रहेगा। लेकिन जो फिक्सचर की दृढ़ता जो होती है, रिजिडिटी ऑफ द फिक्सचर, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इससे हमको कोई मतलब नहीं कि हमारी जो फिक्सचर है वो हार्ड है सॉफ्ट है क्या है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आपका रीमर का अभ्यास हो गया, ये हमको फील्ड एंड कटिंग स्पीड को देखने के लिए इसे मायने रखता है। रीमर का मटेरियल, जॉब का मटेरियल तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कौन से मटेरियल के लिए? सभी मटेरियल के अलग अलग फीड एंड स्पीड होती है। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर, Which among the following factor will not influence the selection of the cutting speed while performing operation of drilling machine? ड्रिलिंग मशीन पर कार्य करते समय कटिंग स्पीड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन प्रभावित नहीं करता है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अलग अलग है। यहाँ पर ड्रिलिंग मशीन का पूछा जा रहा है, वहाँ पर रीमिंग का पूछा जा रहा था, इसलिए आप क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान देना। यहाँ पर विड्थ ऑफ द जॉ से हमको कोई मतलब नहीं रहता है, तो इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर, द मटेरियल ऑफ टूस्ट ड्रिल इज जनरली, तो भैया टूस्ट ड्रिल का जो मटेरियल होता है वो होता है हाई स्पीड स्टील। जनरली हाई स्पीड स्टील का हमारे टूस्ट ड्रिल बनाए जाते हैं, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर, आ शॉर्ट रीमर विथ एन एक्सियल होल यूज्ड विथ एन आर्बर ऑन मैंडल इच, एक अक्षीय होल वाले शॉर्ट रीमर को मैंडल या आर्बर के साथ प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं, किसे कहते हैं भैया? इसे कहते हैं हम जब भी कोई भी हमारा एक्सिस यहाँ पर एक्सियल होल यूज्ड विद एन आर्बर के साथ हम रीमर मैंडल या आर्बर के साथ रीमर को यूज करते हैं, तो वह हमारा कौन सा होता है? एक्सपेंसर रीमर वहाँ पर होता है, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर, द रीमर टीथ एंड स्पेसिंग आर डिजाइनेड टू असिस्ट इन रीमिंग more accurate holes with good surface finish. Which one of the following is true regarding the number of teeth and their spacing? रीमर के दांतों और उनकी स्पेसिंग को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वे सुराखों को अधिक परिशुद्धता में अच्छी सरफेस फिनिश दे सकें। दांतों की संख्या और उनकी स्पेसिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं भैया कौन सा कथन सही है। अनइवन नंबर ऑफ टीथ एंड अनइवन स्पेसिंग, दांतों की सम संख्या और असम स्पेसिंग। अनइवन नंबर ऑफ टीथ एंड इवन स्पेसिंग, दांतों की असम संख्या और सम संख्या। इवन नंबर ऑफ टीथ एंड अनइवन स्पेसिंग, दांतों की सम संख्या और अनइवन स्पेसिंग यानी असम स्पेसिंग। यहाँ पर डी ऑप्शन में आपको मिल जाता है कि इवन नंबर ऑफ टीथ एंड इवन स्पेसिंग। क्या आपका सही होगा? कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दिया होगा। देखिए होता क्या है, जो हमारे दांतों की संख्या होती है वो तो सम होना चाहिए, लेकिन जो हमारी स्पेसिंग होती है वो असम होना चाहिए, यानी कि दिस अनइवन होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा इवन नंबर ऑफ टीथ एंड अनइवन स्पेसिंग, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर, 65 में बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग होल्स वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल। पर बोल रहा है कि निम्नलिखित ड्रिलिंग मशीनों में से किसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर बिजली उपलब्ध नहीं होती है, तो वहाँ पर हम किस ड्रिलिंग मशीन का यूज करेंगे? यहाँ पर देखिए बेंच ड्रिलिंग मशीन, पिलर ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, रैचेट ब्रश ड्रिलिंग मशीन जो होती है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं गाइज? जहाँ पर बिजली उत्पन्न नहीं होती है, ये क्योंकि बिजली द्वारा ये नहीं चलती है। रैचेट ब्रश ड्रिलिंग मशीन एक हैंड ड्रिलिंग मशीन की तरह कार्य करती है, हैंड ड्रिलिंग मशीन इसे हम कह सकते हैं। तो आपने रैचेट ड्रिलिंग मशीन देखी होगी, अगर नहीं देखी तो एक बार गूगल पे सर्च करके इसका इमेज आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और इससे संबंधित क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर बोल रहा है, देखिए क्या देखिए गाइज,
A rimmed hole has patches of poor finish. Which one of the following is the cause for this defect? किस रीमर की हॉल में ख़राब फिनिश आती है? निम्नलिखित में से दोष का कौन सा कारण है? जब हम किसी रीमर द्वारा रीमिंग करते हैं और हमारी फिनिश ख़राब आती है तो कौन सा कारण हो सकता है ख़राब फिनिश आने का? आप खुद अंदाज़ा लगा के इस क्वेश्चन का कमेंट करिए। ऑप्शन मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। ए ऑप्शन है द बोर्ड हॉल हैज इनसफिशिएंट रीमिंग अलाउंस, बोर्ड की सुराख में अपर्याप्त रीमिंग अलाउंस, या यहाँ पर बोल रहा है एक्सेसिव कटिंग स्पीड, अत्यधिक कटिंग स्पीड, या बोल रहा है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द रीमर फॉर द जॉब, जॉब के लिए गलत रीमर को चुनना, या इनसफिशिएंट कूलेंट सप्लाई। तो सबसे सटीक सही, सबसे सही आपका क्या आंसर है इसमें? देखिए सभी यहाँ पर हो रहे हैं, जैसे कि जॉब के लिए गलत रीमर का चुनाव करेंगे तो भी हमारा फिनिश खराब आएगी, या अपर्याप्त हम कूलेंट करेंगे, जब अपर्याप्त कूलेंट की सप्लाई रहेगी तो भी हमारी खराब फिनिश हो सकती है। लेकिन जब हमारा बोर की सुराख में अपर्याप्त रीमिंग अलाउंस होगा, इनसफिशिएंट रीमिंग अलाउंस होगा, तो बिल्कुल ख़राब हमारी फिनिश आएगी, बिल्कुल फिनिश सही नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर बोल रहा है व्हाट विल द रिजल्ट इफ़ द क्लियरेंस एंगल इन ड्रिल इज इंक्रीज। यदि ड्रिल में आपका कोण बढ़ा देते हैं, क्लियरेंस एंगल बढ़ा देते हैं, तो आपका जो रैक कोण होगा वो यानी कम हो जाएगा। यहाँ पर अगर दिया है तो देख लेते हैं। पुअर बेजिंग एक्शन, खराब बेजिंग एक्शन, वीक कटिंग एज। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर बोल रहा है रफ हॉल सरफेस या इंक्रीज पॉइंट एंगल। क्या आपका यहाँ पर होगा? जैसे देखिए होगा क्या, जैसे हमारा जो ड्रिल जो रहता है जिसमें अगर हम क्लियरेंस एंगल बढ़ा देते हैं तो हमारा जो कटिंग एज जो होता है, कटिंग एज हो जाता है वो कमज़ोर हो जाता है। बी कटिंग एज, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आपने ड्रिल में देखा होगा जो आपके ड्रिल के लिप जो होते हैं, जैसे कि हमारा क्लियरेंस एंगल यहाँ पर होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्लियरेंस एंगल होता है पॉइंट के बीच और यहाँ पर लिप के बीच। तो इसे हम बढ़ा देंगे अगर, तो हमारा जो कटिंग एंगल जो बनेगा बहुत ही पतला बन जाएगा, यानी कमज़ोर हो जाएगा। तो बी कटिंग एज हमारा बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 आपकी स्क्रीन पर विच एंगल ऑफ काउंटर सिंक ड्रिल यू विल सिलेक्ट फॉर सीटिंग काउंटर सिंक टाइप ए प्रकार वाले काउंटर सिंक को सीट देने के लिए आप किस कोण वाले काउंटर सिंक ड्रिल का चयन करेंगे? तो गाइज ध्यान रखना, आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपके लिए पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है जो हमारा काउंटर सिंक जो हमारा होता है, जो हमारी काउंटर सिंकिंग प्रक्रिया होती है उसमें अलग अलग एंगल होते हैं, आपके लिए पता होगा 75 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री। तो यहाँ पर बोल रहा है ए प्रकार वाले काउंटर सिंक को हमको सीट देना है, यानी कि बैठाना है। तो हम किस कोण का चयन करेंगे? तो हम करेंगे वहाँ पर काउंटर सिंक ड्रिल 90 डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, जब भी हमको ए प्रकार का काउंटर सिंक को सीट देना है या बैठाना है तो वहाँ पर हम 90 डिग्री का काउंटर सिंक एंगल यूज करेंगे। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीमर्स इज पर्टिकुलर सुटेबल फॉर रीमिंग होल्स हैविंग की बी ग्रुप्स। देखिए निम्नलिखित रीमर में से विशिष्ट कौन सा रीमर इस होल के लिए उपयुक्त होता है जिसमें कीवे ग्रुप बना होता है? वहाँ पर होता है हेलिकल फ्लूटेड रीमर। क्या होगा, जैसे कि हमारा कोई हॉल है, यहाँ पर हमारा कीवे बना हुआ है, तो कीवे बना हुआ अगर हम स्ट्रेट फ्लूटेड रीमर का यूज करते हैं, जो हमारे स्ट्रेट फ्लूट है वे हमारे कीवे में फंस जाएंगे और वहाँ पर हमारा रीमर ख़राब होगा, फिनिश ख़राब होगी। तो जब हम यहाँ पर स्ट्रेट फ्लूटेड रीमर का यूज करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार रहेंगे हमारे, तो यहाँ पर फंसेंगे भी नहीं और रीमिंग भी हमारे बराबर हो जाएगी यहाँ पर। इसलिए हम करेंगे स्ट्रेट हेलिकल फ्लूटेड रीमर का यूज। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर 95 के लगभग क्वेश्चन है। ड्रिलिंग एंड ड्रीमिंग की बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन है, सो वीडियो कंटिन्यू वॉच करिए, पूरा वॉच करिए। इसलिए मैं इतनी लंबी वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि हमारा समय से जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए। डिटेल लेक्चर मैं आपको बीच बीच में देता रहूँगा, सो आप थ्योरी तो पढ़ते ही रहिएगा और जो मेरी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है इसे देखिएगा, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ कर लें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ही हमारा सब कुछ है।
क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीन रीमर इज यूज टू करेक्ट द मिसअलाइनमेंट बिटवीन द रीमर एक्सिस एंड द वर्क एक्सिस। निम्नलिखित मशीन रीमर में किसका प्रयोग रीमर अक्ष और कार्य के अक्ष के बीच मिसअलाइनमेंट को सही करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए भैया किसका करते हैं। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा फ्लोटिंग ब्लेड रीमर, सेल रीमर, मशीन जिग रीमर, और आपको डी ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर चकिंग रीमर। तो जल्दी से कमेंट करिएगा। यहाँ पर बोल रहा है मिस अलाइनमेंट को सही करने के लिए किस रीमर का हम यूज करेंगे, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। 70 का आपका जो 70 नंबर का क्वेश्चन है, आपका इसका आंसर हो जाएगा गाइज ए, फ्लोटिंग रीमर। क्या हो जाएगा? फ्लोटिंग रीमर। ठीक है, यहाँ पर आप जितने भी जो भी आपको डाउट लगता है, जैसे कि आपको यहाँ पर डाउट लग रहा हो कि फ्लोटिंग रीमर क्या आपने या कभी नहीं पढ़ा है, तो एक बार आप गूगल पे जाइए या थ्योरी में जाइए, उसकी आप इमेज उसके फिगर को आप देख लीजिए, तो आपके दिमाग फिक्स हो जाएगा और आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चंस में। जहाँ भी आपको डाउट लगे तो उसका आप एक बार इमेज देख लिए करिए, तो आपका जो भी डाउट है कभी ऐसे क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। यहाँ पर मिस अलाइनमेंट को सही करने के लिए फ्लोटिंग रीमर यूज करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इमेज देखोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर 71 है, विच इज द पॉसिबल कोइस व्हेन अ टूस्ट ड्रिल प्रोड्यूस अ रफ होल ऑन द जॉब। जब एक टूस्ट ड्रिल जॉब पर रफ सुराख बनता है तो उसका संभावित कारण क्या होता है। हमने एक टूस्ट ड्रिल से ड्रिलिंग की है और वहाँ पर क्या हुआ, रफ सुराख बना है हमारा, संभावित कारण क्या होगा। यहाँ पर बोल रहा है अवकाश कोण बहुत अधिक, अवकाश कोण बहुत कम, कटिंग स्पीड बहुत कम, फीड रेट बहुत अधिक। वहाँ पर होगा क्या, जब जो हमारा क्लियरेंस एंगल जो होता है गाइज, क्लियरेंस एंगल जो होता है, जब हमारा क्लियरेंस बहुत ही कम होगा, सही से क्लियरेंस नहीं मिल पाएगा, तो यहाँ पर एक बिल्कुल सटीक संभावित कारण बताना है आपके लिए। तो जब हमारा क्लियरेंस एंगल कम होगा तो वहाँ पर हमारा रफ होल तो बनेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा रफ होल हमारा कब बनेगा, जब हमारी फीड रेट बहुत हाई होगी। जब हमारी फीड जो होती है, फीड जो हम देते हैं, फीड रेट जब बहुत हाई होगी तो उससे बहुत ज़्यादा रफ सुराख बनेगा, बिल्कुल ख़राब ही सुराख बनेगा, बिल्कुल अच्छी बिल्कुल फिनिश वहाँ पर नहीं आएगी। तो यहाँ पर बोल रहा है सबसे संभावित कारण क्या है, तो हमारा सबसे संभावित कारण हो जाएगा डी, फीड रेट इज टू हाई। डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 आपकी स्क्रीन पर, हाउ डज अ हैंड रीमर डिफरेंट मशीन रीमर से, किस प्रकार हैंड रीमर अलग होता है। तो उसमें क्या, दांतों की संख्या अलग अलग होती है, कटिंग दांतों की अधिक संख्या, कटिंग दांतों की कम संख्या, कटिंग एजों की असमान संख्या। यहाँ पर आपको डी ऑप्शन मिल जाता है, अनइक्वल स्पेसिंग ऑफ कटिंग एजेस। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कटिंग एजों की असमान संख्या, आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी आधार पर हमारा मशीन रीमर और हैंड रीमर अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 73 आपकी स्क्रीन पर, ड्यूरिंग ड्रिलिंग इट इज ऑब्जर्व्ड दैट चिप्स इज फ्लोइंग आउट कंटिन्यूसली थ्रू ऑन लिप ओनली द पॉसिबल रीजन। यहाँ पर बोल रहा है ड्रिलिंग के दौरान चिप केवल एक ही लिप से लगातार निकल रहे हैं, तो इसका संभव कारण क्या होगा। देखिए होता क्या है, जब एक ही लिप से हमारी जब चिप्स निकलती है तो उसमें क्या हो जाता है, क्या हमारा कारण बन सकता है। अनइक्वल लिप एंगल, लिप कोण असमान होना, एक्सेसिव पॉइंट एंगल, पॉइंट कोण अधिक होना, आपको सी ऑप्शन मिल जाता है। अनइक्वल अवकाश कोण अधिक होना या उपरोक्त सभी। तो ये आपका होगा क्या यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जब भी होता क्या है गाइज, जब भी हमारे जो लिप जो होते हैं, लिप कोण जो हमारा होता है अनइक्वल होगा, यानी कि अलग अलग लिप कोण होगा, तो हमारा संभावित कारण है कि एक ही लिप से ज़्यादातर चिप्स निकलेगी। अगर समान होंगे तो समान दोनों लिप से लगातार चिप्स निकलती रहेगी। जो हमारे लिप एंगल जो होता है, तो वहाँ पर हमारा यहाँ पर बोला अनइक्वल लिप एंगल, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर बोला जा रहा है समटाइम्स अ स्टॉप रिंग इज यूज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग अ स्टॉप रिंग। कभी कभी किसी विशेष ऑपरेशन के लिए एक स्टॉप रिंग का प्रयोग किया जाता है। स्टॉप रिंग का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। तो स्टॉप रिंग, यहाँ पर एक आपको नया वर्ड देखने को मिल रहा होगा। ये स्टॉप रिंग क्या होता है, इसका क्या यूज है, मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपसे स्टॉप रिंग के बारे में बात कर रहा है, तो स्टॉप रिंग क्या होता है, आपको शायद एक नया यहाँ पर नया वर्ड देखने को मिल रहा है। वो स्टॉप रिंग क्या होता है,
किस ऑपरेशन में हम इसका यूज करते हैं। जो ब्लाइंड होल ड्रिलिंग जब हम करते हैं, अंध सुराग में ड्रिलिंग जब हम करनी होती है, ब्लाइंड होल ड्रिलिंग हमको करनी होती है। ब्लाइंड होल ड्रिलिंग क्या होती है कि कोई धातु हमको एक निश्चित गहराई तक उसमें ड्रिलिंग करनी है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी निश्चित गहराई तक ड्रिलिंग हो चुकी है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक रिंग जो बनी होती है, एक रिंग जो होती है जिसे हम स्टॉप रिंग कहते हैं। जैसे कि हमारा ड्रिल यहाँ पर ड्रिलिंग करते करते यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पर एक रिंग होगी जिससे हमको पता चल जाएगा कि गाइज हमारी यहाँ पर ड्रिलिंग यहाँ तक हो चुकी है, हमारी पूरी ड्रिलिंग हो चुकी है जहाँ तक हमको ड्रिलिंग करनी थी। इसलिए ब्लाइंड होल में ड्रिलिंग करते वक्त हम स्टॉप रिंग का यूज करते हैं। आई होप कि आपको 74 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। द साइज ऑफ द सेंटर ड्रिल इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द, सेंटर ड्रिल का आकार के आधार पर चयन किया जाता है। तो सेंटर ड्रिल आपने देखा होगा, वो 3 उसमें कोण होते हैं, 3 प्रकार के अलग अलग से, तो 2 प्रकार उसमें कोण होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेंटर ड्रिल क्या होता है भैया, सेंटर ड्रिल का चयन किस प्रकार करते हैं, डायमीटर ऑफ द वर्कपीस, लेंथ ऑफ वर्कपीस, मटेरियल ऑफ द वर्कपीस। यहाँ पर नेक्स्ट आपको मिलेगा कार्यखंड पर किया जाने वाला। जो हमारा सेंटर ड्रिल जो होता है इसका चयन हम करते हैं कार्यखंड के व्यास के अनुसार, डायमीटर ऑफ द पीस, वर्क पीस, ठीक है। इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 76 में बोला जा रहा है द इंक्लूड एंगल ऑफ द काउंटर सिंकिंग पोर्शन ऑफ अ सेंटर ड्रिल ऑफ टाइप वी यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द सेंटर होल एज। जो टाइप वी का हमारा सेंटर ड्रिल होता है, ठीक है, वो काउंटर सिंकिंग पोर्शन के अंदर कोण जैसे सेंटर होल की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वह कौन सा कोण होता है, तो वह होता है गाइज हमारा 120 डिग्री। डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। हमारे सेंटर ड्रिल में 2 अलग अलग भाग होते हैं। टाइप बी की यहाँ पर बात करें, एक होता है हमारा 90 डिग्री, एक होता है हमारा 120 डिग्री, तो हम वहाँ पर 120 डिग्री का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तन औजार क्षेत्र को यथार्थ संपूर्ति और बढ़ाने हेतु किया जाता है। तो देखिए जब भी हमको क्या करना है, यहाँ पर कटिंग टूल इज यूज टू फिनिश एंड इनलार्ज करना है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, रीमिंग करेंगे। रीमर इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर, स्पॉट फिशिंग इज डन टू, स्पॉट फिशिंग में क्या होता है, मेक सरफेस फ्लैट सो दैट द बोल्ट हेड कैन टेक प्रॉपर सीट ऑन द सरफेस, पृष्ठ के सपाट बनाए ताकि पृष्ठ पर बोल्ट सीट उचित सीट ले सके। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम स्पॉट फिशिंग करते हैं कि हमारा जो बोल्ट है वो बोल्ट के हेड को स्थान देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 79 आपकी स्क्रीन पर, देखिए अगर आप बोल रहे हैं कि बोल्ट के हेड देने के काउंटर बोरिंग करते हैं, तो वो सॉकेट हेड स्क्रू को वहाँ पर स्थान देते हैं। सॉकेट हेड स्क्रू एंड बोल्ट आपका अलग अलग होता है। हेक्सागोनल बोल्ट के हेड को स्थान देने के लिए हम वहाँ पर स्पॉट फिशिंग का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, बोरिंग इज डन बाय, तो बोरिंग में क्या होता है, बोरिंग में होता है भैया मौजूदा क्षेत्र को बड़ा कर देते हैं। इनलार्ज द एग्जिस्टिंग होल। क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द टेपर सिंक ड्रिल विच फिट्स इनटू द स्लॉट ऑफ ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल। यहाँ पर देख क्या हो जाएगा, आपका बोल रहा है कि भाई कौन सा भाग है जो हमारे ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में फिट होता है, तो ड्रिल का भाग हमारा टैंग होता है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर, इन द ड्रिल द कॉन्सेप्ट एंड विच डज द कटिंग इज कॉल्ड। बर्मा के शंकु के आकार का सिरा जो कर्तन करता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है हमारा पॉइंट या बिंदु। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 आपकी स्क्रीन पर, स्पीड ऑफ रीमिंग इज देन ड्रिलिंग स्पीड से रीमिंग स्पीड कैसी होती है, कम होती है, लेस, यहाँ पर सी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बोल रहा है एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड IS सिस्टम आ ड्रिल बिट इज डेजिग्नेटेड एज 9.5 HIS 5101 HSS इन दिस द नंबर 9.5 इज स्टैंड्स फॉर। एक आपको यहाँ पर ड्रिल बिट की एक आपको यहाँ पर मानक जो हमारा होता है यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दी गई है, उसमें बोल रहा है कि 95 क्या दर्शाता है। देखिए इस स्पेसिफिकेशन को मैं बता देता हूँ। जो हमारा 95 होता है ये होता है ड्रिल का व्यास यहाँ पर दर्शाता है। एच जो होता है HNS जो 3 प्रकार का हमारा ड्रिल होता है, एच हार्ड मेटल के लिए यहाँ पर यूज करेंगे। IS इसका आपका ये नंबर हो गया और हाई स्पीड स्टील का आपका ड्रिल बना हुआ है। तो हमारा 9.5 क्या हो जाएगा यहाँ पर गाइज हो जाएगा ड्रिल का व्यास। बी इज द राइट आंसर
हो जाएगा। तो आपसे स्पेसिफिकेशन से कुछ भी अक्षर का अगर अर्थ पूछता है तो आप आसानी से बता पाओगे। एक बार और समझ लीजिएगा, जो 9.5 होता है ये होता है हमारा ड्रिल का डायमीटर, एच जो होता है वो होता है ड्रिल का प्रकार, और जो IS101 होता है ये हमारा IS नंबर होता है, और हाई स्पीड स्टील का हमारा ड्रिल का मटेरियल हो गया। क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन पर, फॉर अ पर्टिकुलर डाया ऑफ ड्रिल इफ स्पिंडल स्पीड ऑफ मशीन इज इंक्रीज द कटिंग स्पीड। देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शायद आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप आंसर को वीडियो को पॉज करके आंसर क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। एक विशेष डाया ड्रिल के लिए यदि मशीन के तकलीफ की स्पीड को बढ़ाया जाए तो काटने की गति क्या होगा। जैसे ही हम मशीन की स्पीड को बढ़ाएंगे गाइस तो काटने की गति हमारे क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन आपको क्या घुमा दिया गया परिभाषा, और शायद इस सिंपल क्वेश्चन को गलत कर दो। इसलिए मैंने कहा आपसे वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए जैसे ही आपकी मशीन की गति बढ़ेगी तो बेसिकली आपकी जो कटिंग स्पीड है वहाँ पर वो तो संभावित है कि बढ़ी जाएगी। यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 आपकी स्क्रीन, ऐसे सिंपल कभी क्वेश्चन जब पूछता है तो परिभाषा बहुत घुमाता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, टाइप ऑफ गियर यूज्ड इन हैंड ड्रिलिंग मशीन। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हैंड ड्रिलिंग मशीन में किस प्रकार गियर का यूज होता है। अगर आपके लिए पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने हैंड ड्रिलिंग मशीन नहीं देखी तो एक बार आप गूगल पर सर्च करके उसकी इमेज को देख लीजिएगा। वहाँ पर जो गियर जो होते हैं हमारे वहाँ पर होते हैं बेबल गियर का यूज करते हैं। क्या होता है कि हमको वहाँ पर करना क्या होता है गाइज, हमको वहाँ पर जो हमारी रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको लीनियर मोशन में नहीं, लीनियर मोशन दोनों होती हैं। देखिए एक हमारा वर्टिकल गियर लगा होता है इस प्रकार से, और एक हमारा लगा होता है इस प्रकार से गियर। तो ये हमारे दो जब हमारे गियर यूज होते हैं यहाँ पर, वहाँ पर हमारा कौन सा गियर यूज होता है, बेबल गियर यूज होता है। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 आपकी स्क्रीन पर, फॉर द सेम कटिंग स्पीड लार्जर डायमीटर ड्रिल विल हैव RPM कंपेयर टू स्मॉलर डायमीटर ड्रिल। यहाँ पर बोल रहा है भैया कि समान कर्तन वेग के लिए छोटे व्यास वाले प्रवेदनों की तुलना में बड़े व्यास वाले प्रवेदनों की RPM कितनी होगी। एक आपका छोटा व्यास की घिरनी है, एक आपके बड़े व्यास की घिरनी है, तो छोटे व्यास की RPM और बड़े व्यास की RPM क्या होगी भैया। जो छोटे व्यास की RPM होगी वो ज़्यादा होगी, और बड़े व्यास की जो RPM होगी वो आपकी कम होगी। तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा लेसर यानी कि निम्नतर। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने उस लेक्चर में भी कराया था कि रिमिंग अलाउंस जो हमारा रिमिंग जो क्या बोलते हैं हॉल है वो साइज, रिमिंग हॉल साइज कैसे निकालते हैं यहाँ पर वो आपको ज्ञात करना है भैया। यहाँ पर आपका जो डाया है वो 12 mm दे दिया गया है, और आपका जो यहाँ पर अंडर साइज है वो 0.03 है, और ओवर साइज है वो 0.05 mm है। जल्दी से निकाल के बताइएगा। यहाँ पर आपके लिए करना क्या होगा, जो हमारा 12 में से माइनस आपके लिए क्या करना होगा, मैंने माइनस करना आपके लिए बताया था। यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पर आपको हो जाएगा 5। तो जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ पर बचेगा 11.65 आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। हमारा सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसका निकालना पिछले इलेक्शन बताया था, अगर आपने बात नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके बात कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 88, द स्पीड एट विच द कटिंग एज पासिस ओवर द मटेरियल व्हाइल कटिंग इज नोन एज। कर्तन के दौरान पदार्थ के ऊपर कर्तन कोर के चलने के वेग को कहते हैं, क्या कहते हैं, कटिंग स्पीड कहते हैं। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 आपकी स्क्रीन पर, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कटिंग स्पीड इज एक्सप्रेस्ड इन, कर्तन गति को व्यक्त किया जाता है कर्तन गति और रेट ऑफ एनी फीड और कर्तन गति में कन्फ्यूज नहीं होता है। जब भी होना है, जब भी कटिंग स्पीड के बारे में पूछे तो कटिंग स्पीड जो आपका होता है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर मीटर पर मिनट हमारी यूनिट हो जाती है, उससे हम एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। और जब भी आपसे फीड के बारे में पूछेगा तो भैया mm प्रति रेवोल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कटिंग स्पीड, तो कटिंग स्पीड का हमारा हो जाएगा मीटर प्रति मिनट। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें।
आज की वीडियो को लास्ट क्वेश्चन, और आपको मैंने जो 90 क्वेश्चंस करा है आपके लिए एकदम रामबाण क्वेश्चन है प्रत्येक एग्जाम के लिए, क्योंकि भैया ये वही क्वेश्चन है जो एग्जामिनर की दृष्टि से, एग्जामिनर के माइंड से जो सोचा गया, जो बनाया गया, जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्यों बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, सब कुछ मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो। आपको समझ में आ रहा होगा कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कितने डीप बनते हैं, कितने ऊपर बनते हैं। तो आपको कैसे पढ़ना है आपको समझ में खुद आ रहा होगा। आप थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन को लगाने के लिए हमारे लेक्चर को वॉच करिए। एंड आपको क्वेश्चन लगाना है, टेस्ट देना है तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। लाइव संडे टेस्ट हमारा होता है, फ्री में, आप दे सकते हो भैया। हमारे चैनल पर जो भी मिलेगा फ्री मिलेगा। अगर आप थोड़ी बहुत पैसे ले जाएंगे तो वो, अगर हम कुछ बाहर एक्स्ट्रा खर्च करते हैं वही आपसे ले जाते हैं। जैसे कि आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं 99 या कुछ, तो वो टाइपिंग में जितने हमारा खर्चा आया है वो आपसे लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर हार्ड एंड यहाँ पर टेनासियस मटेरियल विच टाइप ऑफ ड्रिल इज यूज्ड, कठोर एवं दृढ़ सामग्री के लिए किस प्रकार के ड्रिल का यूज करेंगे। अभी मैंने बताया आपके लिए कि हमारे 3 प्रकार के ड्रिल होते हैं, एक एस टाइप होता है, एक एन टाइप होता है, एक एस टाइप होता है। तो हार्ड मटेरियल के लिए हम करते हैं एस टाइप ड्रिल का यूज, और नॉर्मल मेटल के लिए हम करते हैं भैया एन टाइप का, और सॉफ्ट मेटल के लिए करते हैं एस टाइप का। हमारा हार्ड मेटल के लिए यहाँ पर पूछा गया है, तो हार्ड के लिए हमारा हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, एस टाइप ड्रिल। आई होप कि आपको आज का वीडियो, आज का लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।